वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ इफेक्टिव इंसुलेशन का जो है सूर्यताप पर वायुमंडल का प्रभाव जो है इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसुलेशन, इसको पढ़ेंगे। क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे कारण हैं जो एटमॉस्फेयर के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है उसकी वजह से जो सन से निकलने वाले रेडिएशन इंसुलेशन अर्थ पे पहुंचने से पहले कई एल्बिनो हो जाती है, कई परावर्तन हो जाती है, कई रिफ्लेक्शन हो जाता है, कई डिफ्यूजन हो जाता है, स्कैटरिंग होता है। इन सारे को डिस्कस करेंगे और काफी डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज जो ये टॉपिक है ये सारे मेंस के प्री और सारे क्वेश्चन आपको क्लियर इससे ही हो जाएंगे अगर आप शुरू से अंत तक देखते तो। देखिए, अगर हम इसमें बात करेंगे चार सबसे मेन कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स की बात करें, एटमॉस्फेयर के ऊपर चार मेन की बात करेंगे जो प्रभावित करे इसको। एक सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्शन। आप जानते हो रिफ्लेक्शन क्यों? सन से निकलने वाली जो रेडिएशन या इंसुलेशन होती है सूरज से निकलने वाली, सूरज से जब निकलती है, सन से निकलने वाली रेडिएशन जब अर्थ पे आती है तो उसे पार करने में कई बादलों, कई पर्वत, कई चीजों को सामना करना पड़ता है। उसमें आप देखेंगे कौन सा ऐसा चीज है जो रिफ्लेक्शन ज्यादा करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये चार कंपोनेंट वायुमंडल में ताप को प्रभावित करने वाले कारक इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन इंसुलेशन, इनके बारे में बात करते हैं। इनमें मैन जो देखेंगे हम चार देखेंगे। एक तो सबसे पहले आप देखोगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो सब जानते हैं आपको, परावर्तन जिसको बोलते हैं हम, परावर्तन, ठीक है। दूसरा हम जानेंगे स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ये भी एक ऐसा, देखो ये रिफ्लेक्शन से ही जुड़ा होगा। स्कैटरिंग 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 मतलब परावर्तन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रकीर्णन। और अगला बात करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसको बोलते हैं विसरण, हिंदी में बोलते हैं विसरण, विसरण। और सबसे लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्प्शन, जिसे बोलते हैं अवशोषण, ठीक है। ये चार हैं, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें उससे जुड़ा हुआ स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग से जुड़ा हुआ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन और जो ऑब्जर्प्शन, अवशोषण, ये चार है। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो रिफ्लेक्शन, अगर हम मैं सन बनाऊं, ये रिफ्लेक्शन क्या है इसको समझते हैं। देखो, सन से जब निकलती है रेडिएशन और वो वायुमंडलीय सतह पे जब आती है, वायुमंडल पे आती है, एटमॉस्फेयर पे आती है, और एटमॉस्फेयर के घटकों से टकराकर या वायुमंडल के घटकों से टकराकर जो इनकी इंसुलेशन, जो सूर्य ताप अंतरिक्ष में चली जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखो, अगर इनको लिख सकते हो, जो सूर्य ताप, जो सूर्य ताप वायुमंडल के घटकों से टकराकर अंतरिक्ष में लौट जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। देखो, मैं आपको लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दिमाग में आप एक दिन दो दिन बाद आप भूल जाएंगे। ये लिख के आप नोट्स बना लेंगे तो आपको कभी भी रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं भी लिखता हूँ और आपको भी आदत पड़ेगी लिखने की, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आपको बिना लिखे काम नहीं चलेगा। तो रिफ्लेक्शन को जाने की, जो सन से निकलने वाली इंसुलेशन जब एटमॉस्फेयर पे आती है, एटमॉस्फेयर के कई कंपोनेंट्स होते हैं, कई घटक होते हैं, धूल होते हैं, कण होते हैं, बादल होते हैं, क्लाउड होते हैं, कई मतलब उससे टकरा कर जो अंतरिक्ष में वापस चली जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे कि आप जो परावर्तन कोण बराबर जो है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, मतलब रिफ्लेक्शन जैसे जितना रिफ्लेक्शन जिस टाइप से होगा उतना उसका आपतन कोण बनेगा। जैसे मैं बताऊं, सन से निकली, अगर जैसे इसमें देखो सन से निकली इंसुलेशन और रिफ्लेक्ट होकर अंतरिक्ष में चली गई।
अब इसमें देखो, इसमें ये तो भाई कुछ अर्थ को एनर्जी दे के गई, लेकिन एक होता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है? जो सन से निकली हुई रेडिएशन या इंसोलेशन जब अर्थ पे आने से पहले रिफ्लेक्ट होकर वो वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं, सूर्य मतलब पृथ्वी को ऊर्जा दिए बिना, ऐसे इंसोलेशन, ऐसे सूर्य ताप को बोलते हैं एल्बिडो। तो पृथ्वी का एल्बिडो 35% है, उसको हम जानेंगे क्या है एल्बिडो। तो एल्बिडो को समझिए, आप समझना जरूरी है आपको। तो एल्बिडो क्या, देखिए एल्बिडो सन से जब निकलती है रेडिएशन, ठीक है, इनसे निकलने के बाद आप देखोगे तो यहां से निकली 100%, ये रेडिएशन 100% निकली, यहां मैंने लिख दिया इंसोलेशन 100%। अब ये क्लाउड आएगा, अलग एक तरह के क्लाउड आएगा ना, क्लाउड्स मतलब बादल होते हैं। बादल देखो, बादल 27% यहां से टकराकर वापस चली जाती है, क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब देखो 27% बहुत होता है। जब 100% एक अमाउंट बनाकर एनर्जी सूर्य से चल रही है, भाई इतना एनर्जी अर्थ को देना है। अब उस अर्थ में से जो 100% में से 27%, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 27% एनर्जी ये बिना पृथ्वी को एनर्जी दिए, अर्थ को एनर्जी दिए वापस अंतरिक्ष में, स्पेस में चली जाती है। देखो हमें कुछ नहीं एनर्जी मिला, अर्थ को कोई गर्माहट नहीं मिले इसको, इसकी वजह से, इस एनर्जी से, और ये डायरेक्ट इसका रिफ्लेक्शन हो गया और डायरेक्ट ये कहां चली गई? अंतरिक्ष में। अब मैं क्लाउड की बात करूं, बादल है, ये क्या है? बादल है, क्लाउड, CLOD, क्लाउड। ये क्लाउड जो है, क्लाउड कैसे रंग का होता है? व्हाइट रंग का होता है। देखिए एक बात और मैं बता रहा हूं, अक्सर व्हाइट रंग पे कोई भी सन रेडिएशन पड़ेगा, सन इंसोलेशन पड़ेगा, तो वो कभी भी एब्जॉर्बेशन, उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, वो ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे आप देखो बर्फ के ऊपर कोई भी एनर्जी मतलब गर्माहट पड़ेगी या सन की रेडिएशन पड़ेगी, इंसोलेशन पड़ने के बाद वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देती है। इसी तरह क्लाउड जो होते हैं, बादल, व्हाइट रंग के होते हैं, और व्हाइट रंग की वजह से डायरेक्ट ये रिफ्लेक्ट कर देती है। और ये बचता कितना? जब ये 100% 27% रिटर्न कर दी, तो अब इसके बाद ये जब किसी भी तरफ जो बाकी है सब रेडिएशन आगे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद देखो एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत सारे अच्छी जो धूल है, कण है, छोटे छोटे धूल कण होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के अलावा मेघ होता है और कोहरे होते हैं। इस टाइप के अंदर वो सब क्या है? धूल कण है, कण है, अंदर ये पार्ट्स है जो हम अपने अब इससे टकराएगी। जब ये क्या है? धूल कण वायुमंडल के अंदर मौजूद, वायुमंडल के अंदर मौजूद, अंदर क्या होगा? इसका कुछ परसेंट, जो 6% आगे मैं मानूं, ये यहां से 6% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 6% रिफ्लेक्ट हो गया। कैसे होगा? तो स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन होगा, है ना, डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन। इस टाइप से ये 6% भी वापस चली जाती, कहां पे? तो अंतरिक्ष में वापस चली जाती। 27 और 6 आपको 33 हो गया, 33% मतलब ये एल्बिडो के रूप में भी वापस चली गई। अब देखो 2% और देखेंगे जो अर्थ पे आती, पृथ्वी पे आ गई 2%, किसी तरह ये कहां पे आई? पृथ्वी के सतह पे, कहां पे आई? अर्थ के सतह पे, ये स्पेस पे आ गई, पृथ्वी पे। जब पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी का सतह देखो आप, उबड़ खाबड़ होते, कहीं पहाड़ होते, कहीं नदियां होते, कहीं तालाब होते, कहीं बड़े बड़े माउंटेन जो बर्फ के चादर बिछे हुए थे। तो इन वजह से यहाँ से भी तो रिफ्लेक्ट होगी, पृथ्वी पे ऊपर एनर्जी जो आएगी यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, बिना ही गर्माहट एनर्जी दिए बिना। तो आप क्या करोगे? अर्थ के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जो बर्फ के टीले ढके हुए, वो भी व्हाइट रंग के। अब मैं फिर से बताया था, पिछले बता रहे थे, व्हाइट रंग पे ज्यादा रिफ्लेक्शन जैसे आता है वैसे वापस हो जाती, रिटर्निंग हो जाती। इस तरह पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारे बड़े भूभाग में पाया जाता वो बर्फ, आइस क्लाउड बोलते हैं, आइस कवर बोलते हैं उसको। तो ये आइस कवर जो होते हैं बर्फ, यहां से 2% यहां से एल्बिडो हो जाता है। तो इस तरह आप देखोगे 35%, मतलब हमने देखा 35% एल्बिडो के रूप में सन रेडिएशन, इंसोलेशन वापस चली गई अंतरिक्ष में।
एल्बिडो का फिर से मैं मतलब बता रहा हूँ, एल्बिडो का मतलब ये होता है जो भी सन रेडिएशन मतलब सन से निकली गई एनर्जी या सन से निकली गई इंसुलेशन जब वो अर्थ पे आती है, जब आने की शुरुआत करती है तो वो कई फेज से होकर गुजरती है वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। उस एटमॉस्फेयर में क्लाउड भी है, स्कैटरिंग है, डिफ्यूजन है, आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन है। इन सबों के बाद जब अर्थ सबसे सरफेस पे आती है तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में जो आइस क्लाउड है मतलब आइस बर्फ के टीले हैं, यहीं से टकराकर ये वापस चली जाती है। टोटल में देखा 27 और 6 33 और 33 दो 35% एल्बिडो के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती है। तो एल्बिडो की बात आया तो अब देखो चंद्रमा का भी, मून का भी एल्बिडो है। मून का एल्बिडो कितना है? तो मून का एल्बिडो देखोगे, मून का एल्बिडो जो 7% है और बुध मरकरी जिसे बोलते हैं, बुध का है 6%। ये एल्बिडो टोटल। अब पृथ्वी का आपको अर्थ का 35% है। तो हमने देखा रिफ्लेक्शन देखा, परावर्तन देखा और एल्बिडो के रूप एल्बिडो देखा। अब देखिए परावर्तन की बात कर, रिफ्लेक्शन। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट लास्ट क्लास में ही बताया था। क्या होता है कि अगर जिस क्षेत्र पे एंगल ऑफ इंसिडेंट डायरेक्ट किसी भी एरिया पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहां पे सबसे अधिक मात्रा में गर्मी आएगी, और जहां पे तिरछी किरणें पड़ेगी वहां पे गर्माहट कम होगी, क्योंकि उस एरिया को ज्यादा कवर करना पड़ता है। देखो अर्थ को मैंने बनाया था, अर्थ अगर जाने तो इस एरिया पे अगर मैं एल्बिडो को मिटा देता हूँ, यहाँ अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, मैं जानता हूँ जानने की कोशिश करिए कि ये जो आप बताया था कि रिफ्लेक्शन में कि जहां पे एंगल ऑफ सन की रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेगी जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल मैंने अर्थ बनाया था, अर्थ का जो मिडिल पॉइंट है 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, ये दोनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये आपको बताया था ये दोनों एरिया में सन रेडिएशन डायरेक्ट पूरे साल भर डायरेक्ट ही पड़ती रहती है, एक ऐसे करके। तो एक 21 सितंबर आता है, आपको बताया था 21 जून है ना, और 21 जून और 21 दिसंबर, फिर 23 मार्च, और इस तरह आप देख रहा था एक 22 दिसंबर होगा और 21 सितंबर। इस टाइप से 4 दिन ऐसा होता है कि 21 जून को हमारे अर्थ पे मतलब भारत जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर डायरेक्ट सन की रेडिएशन डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए जून के महीने में भारत में गर्मी होती है। ये आपको पता चल गया होगा कि मैं लास्ट क्लास में बताया था। इसी तरह फिर 3 महीने बाद अर्थ इक्वेटर पे आ जाती है सन रेडिएशन डायरेक्ट, तो भारत में क्या होता था जून वो जो सितंबर के महीने में नहीं ज्यादा गर्मी होती है, नहीं ज्यादा ठंडी होती। क्यों? किसकी वजह से? क्योंकि सन रेडिएशन डायरेक्ट कहाँ चला गया? वो मिड अर्थ के सीधा मिड पॉइंट पे चला गया, इक्वेटर पे। और उसी तरह हम देखें 22 दिसंबर हमारे पास अब क्या है, सन रेडिएशन का है वो अब ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे चली गई, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वहां पे 22 दिसंबर के महीने में क्या आप देखोगे ठंडी रहती है भारत में, जबकि भारत में ठंडी रहती है। क्यों? क्योंकि भारत में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। आप समझते हो जहां पे तिरछी पड़ेगी वहां पे एरिया ज्यादा कवर करना पड़ेगा, एरिया ज्यादा कवर करेगी तो गर्माहट कम, और गर्माहट कम तो उस एरिया में ठंडी होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। और जिस एरिया पे बहुत ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है जैसे स्वीडन, नॉर्वे, ये वाले एरिया पे ये 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है इस एरिया पे। तो आपको ये पता चल गया। और आगे बढ़ते हैं हम। तो आप मैंने बताया था स्कैटरिंग, अब देखो रिफ्लेक्शन। अब स्कैटरिंग के बारे में जानते हैं, स्कैटरिंग क्या है, स्कैटरिंग क्या होता है। देखो एक चीज और बताऊंगा, जहां पे अगर मैं बताऊंगा, जहां एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन में कि जहां मतलब जहां ज्यादा बादल, जहां पे ज्यादा बादल होगा तो समझ जाइएगा आपको, जहां ज्यादा बादल मतलब क्लाउड, वहां क्या होगा रिफ्लेक्शन, वहां पे क्या होगा, जहां ज्यादा बादल होगा रिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब परावर्तन ज्यादा, वर्तन ज्यादा। जब परावर्तन ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंसोलेशन सूर्य ताप क्या होगा, सूर्य ताप कम। ध्यान रखिएगा जहां पर कम बादल, कम क्लाउड होगा बादल, वहां पे क्या होगा, सूर्य ताप क्या होगा, ज्यादा। ध्यान रखिएगा इस बात को। कैसे? अब देखिए मैं आपको बताया था ये अर्थ का, ये अगर मैं बताऊं अर्थ में ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जाओ तो ये 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो इसी वाले एरिया में अगर मैं अर्थ बनाता हूँ, अर्थ का देखिए ये वाला पार्ट,
अर्थ की रेडिएशन डायरेक्ट इस एरिया में पड़ती है, ठीक है, आप सबको पता है। लेकिन बात यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि जहां पे सन की रेडिएशन डायरेक्ट पड़ रही है वहां पे क्या है, इंसोलेशन ज्यादा नहीं है, वहां पे क्या है, इंसोलेशन ज्यादा नहीं है। ऐसे से माना जाता है कि यहाँ पे ज्यादा रोशनी के कारण जब सूर्य की किरणें साल भर ऑलमोस्ट पड़ती है वहां पे, तो क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड ज्यादा बनते हैं, क्लाउड ज्यादा बनते हैं, बारिश ज्यादा होती है, बारिश ज्यादा होती है, बहुत लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं, और वहां की जमीनें भी चिपचिपी होती है। कई जगह पे तो इस जो कांगो और नॉर्वे, एक कांगो हो गया, आप रिपब्लिक देख सकते हो, कांगो हो गया, केनिया हो गया, ये सारे पार्ट में देखो, अक्सर देखोगे युगांडा वगैरह हो गए, ये सारे जो अफ्रीका के देश हैं, आप जैसे आप यहाँ का देख सकते हो, अमेजन जंगल, द अर्थ ऑफ लंग्स बोली जाती है, इस एरिया में कितने बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं। क्यों, इसकी क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों, वहां पे सन रेडिएशन ज्यादा पड़ने के कारण जो एवोपरेशन ज्यादा होता है, और जब एवोपरेशन ज्यादा होगी तो बादल बनेगा, बादल बनेगी, बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होंगे, तो वहां पे क्या होगा कि पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे, और इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे पाया जाता है कि उस वहां की जमीन चिपचिपी होती है, और एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म, देयर इज नो फाउंड इन एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म, क्योंकि वहां पे जमीन गीली होने के कारण खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। तो ये अलग सी बात है, मैंने बताया था। तो आप एक और चीज आप समझिए, जहां पे सन रेडिएशन यहाँ पे पड़ रही है ज्यादा, ठीक है, सन रेडिएशन यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगी, इस वाले एरिया पे सन रेडिएशन ज्यादा पड़ेगी। जब सन रेडिएशन ज्यादा पड़ेगी तो यहाँ पे बादल ज्यादा बनेंगे, अब बादल ज्यादा बनने के कारण क्या होगा, आप समझ सकते हो, इंसोलेशन कम प्राप्त होगी। जब बादल ज्यादा होंगे तो इंसोलेशन कम प्राप्त होगी, किसके मुकाबले, अब जहां पे देखो सहारा, मैं आपको बताऊंगा, केनिया का देख सकते हो, केनिया वगैरह का जो केनिया नैरोबी है, केनिया का देख सकते हो, और सहारा मरुस्थल, जो हमारा सहारा मरुस्थल, वहां का कितना हाई टेम्परेचर है, अरेबियन देख सकते हो पेनिनसुला, कितना हाई टेम्परेचर पाया जाता है कंपेयर टू केनिया, केनिया वगैरह जो इक्वेटर पे देश है, जो इक्वेटर पे देश है, वहां क्या इंसोलेशन कम प्राप्त होता है, जबकि सन रेडिएशन ज्यादा होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो वहां पे बादल ज्यादा पाए जाते हैं, सिंपल सी बात है, बादल ज्यादा पाए जाते हैं, और उस वाले एरिया में बादल कम पाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल वगैरह में, साइड में देशों में। इसलिए आप देख सकते हो, ज्यादा इंसोलेशन, ज्यादा रेडिएशन पड़ने के भी कारण से, मतलब ज्यादा इंसुलेशन या ज्यादा पूरे साल रेडिएशन पड़े, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्लाउड क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्या आगे हम अपना कंप्लीट करते हैं, क्या स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की बात जानो आप, क्या होता है स्कैटरिंग, इसको समझो, स्कैटरिंग समझो क्या होता है। स्कैटरिंग देखो, एक ऐसी, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन, सूर्य से निकलने वाली रेडिएशन या इंसोलेशन जब वायुमंडल में आती है, वायुमंडल में अलग अलग धूल, छोटे छोटे धूल कणों से टकराकर और अलग अलग रंगों में जो है ना प्रकीर्णन हो जाती है, अलग अलग रंगों में फैल जाती है, और उसका रंग वेब जॉर्ज की तरह दिखता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, इस टाइप से दिखता है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, उसको बोलते हैं प्रकीर्णन। मैं फिर से बता देता हूँ, लिख देता हूँ, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, जो जब क्या होता है स्कैटरिंग का मतलब, सीधा समझिए कि सूर्य तब जब वायुमंडल से, मंडल के छोटे छोटे धूल कण से टकराकर अलग अलग रंगों में प्रकीर्णन हो जाती है, उसे ये क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, ये रेडिएशन। अब इसमें एक बात और गौर करने की बात है, इस रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन का आकार बड़ा होता है और धूल कण काफी छोटे होते हैं, और इसके वजह से ये अलग अलग दिशाओं में ये फैल जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, अलग अलग रंगों के साथ। जैसे आप देखोगे वेब जो DIDGY जोड़, वेब जोड़ की तरह, जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, जैसे इंद्रधनुष जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह कलर अलग अलग रंगों में डाइवर्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं स्कैटरिंग। देखो इसमें फिर से गौर करने बात है
इसमें धूल कण मतलब धूल कण छोटे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, धूल कण क्या होते हैं, धूल कण छोटे होते हैं, धूल कण छोटे होते हैं किसके, मतलब इसमें धूल कण छोटे होते हैं। तो ये वेबजोड़ मतलब धूल कण छोटे होने के कारण उसकी जो इंसोलेशन होती है, सूर्य ताप होता है, वो बड़ी मात्रा में आती है और इस छोटे से धूल कण से टकराकर अलग अलग विसरित हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, वेबजोड़ इंडिगो की तरह कलर में। और हमें क्या दिखता है, अलग अलग रंगों का इंद्रधनुष ताप से दिखता है। देखो आप इसमें एक गौर करने के लिए बात है कि हमें लाल कलर दिखता है अक्सर, वायलेट लाल कलर दिखता है, येलो कलर लाल कलर दिखता है अक्सर, ग्रीन दिखता है, येलो दिखता है, लेकिन हमें वायलेट इंडिगो वगैरह नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इसका जो है ना दृश्य प्रकाश कम होता है, मतलब इसका दृश्य प्रकाश कम होता है और इस वाले रेड वुड का दृश्य प्रकाश ज्यादा होता है। इसलिए रेड वुड देखो कुछ खतरे के निशान पे लगाए जाते हैं लाल कलर से, क्योंकि लाल कलर दूर से ही देखी जा सकती है। इसलिए हमें आसमान कभी कभी देखोगे तो सुबह में और शाम में लाल कलर का दिखता है, लाल और पीला कलर का ऐसा मिक्स होके दिखता है। ऐसा क्यों? और जबकि हम बोलते हैं आसमान तो नीला कलर का, आसमान तो नीला कलर का, ऐसा क्यों हमें दिखता है कि भाई वो हम अक्सर बोलते हैं कि आसमान नीला है, ऐसा क्यों? नीला है, रियल में नीला है, क्योंकि अक्सर हम देखे जाएंगे ब्लू कलर का ज्यादा दिखा होता है, ब्लू कलर पूरा आसमान जो होता है ब्लू कलर ज्यादा दिखता है। और रेड कलर आपको देखोगे कम दिखता है, जब दिखता है सूरज जब डूबता है, जब उगता है, उस समय रेड कलर दिखता है। कैसे कि रेड कलर दूर से आपको दिख जाएगा, लेकिन पास से ज्यादा आपको ब्लू कलर दिखेगा, वायलेट इंडिगो ग्रीन दिखेगा, लेकिन दूर आप जाओगे जितना उतना ही आपको रेड कलर दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जब सर के ऊपर सन रहती है तो आपको क्या लाल कलर दिखता नहीं, वो आपको दिखेगा अलग अलग कलर का दिखेगा, वो आपको ये वायलेट इंडिगो ब्लू वगैरह कलर में दिखेंगे। लेकिन जैसे वो दूर हमसे दूर चले जाएंगे, मतलब वो डूबते वक्त चले जाएंगे डूबने के लिए, तो उस समय ठंडी मतलब गर्मी कम हो जाती है, तो उस समय क्या होता है रेड कलर का दिखता है, क्योंकि दूर से रेड कलर दिखाई देता है, इसलिए हम देख सकते हैं इसके बारे में। तो हमने स्कैटरिंग समझ लिया, डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन को आज समझो। डिफ्यूजन क्या है, विसरण इसी के साथ जुड़ा हुआ। जब वायुमंडल से, इसमें देखो डिफ्यूजन क्या होता है, वायुमंडल से निकल, डिफ्यूजन का सीधा मतलब होता है वायुमंडल से निकलने वाले वायुमंडल से निकलने वाले सूर्य ताप किरणें, जो वायुमंडल से निकलने वाले जो इंसोलेशन या सूर्य ताप, जब वायुमंडल में मौजूद वायुमंडल में सूर्य से निकलने सूर्य से निकलने वाले सूर्य ताप जो वायुमंडल में मौजूद अलग अलग छोटे बड़े बड़े धूल कण से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाती है, अलग अलग बिना रंगों में डाइवर्ट हो जाती है, बिना रंग, उस कलर नहीं, इसमें एक कलर था, ये बिना कलर में डाइवर्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे, विसरण, डिफ्यूजन। जैसे मैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, ये बिना रंगों में विसरण हो जाती है, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ये क्या होता है, इस टाइप से होता है। और आप देखोगे ये छोटा इंसुलेशन छोटा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो धूल कण है, धूल कण बड़े होते हैं, इसकी वजह से क्या रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कई जगह पे देखोगे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और बिना रंगों में विसरण ये बिना रंगों का ये फैल जाते हैं। और ये क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में फैल जाएंगे, इस टाइप से फैल जाएंगे बिना रंगों में, तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। अब ऑब्जर्वेशन समझते हैं, अवशोषण। ऑब्जर्वेशन क्या है, अवशोषण क्या है, इनको हम समझते हैं। देखो अवशोषण के बारे में बात बताएं तो अवशोषण क्या होता है, सिंपल सी बात देखो कि वायुमंडल के द्वारा जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, जो सूर्य ताप वायुमंडल के अलग अलग घटकों से टकराकर उसका अवशोषित कर लिया जाता है, उस जो किरणें जो होती है सूर्य ताप को अवशोषित कर लिया जाता है, उसे ही अवशोषण कहते हैं। मतलब सूर्य ताप जब वायुमंडल के घटकों द्वारा सूर्य ताप को
जब वायुमंडल के घटकों द्वारा वायुमंडल के घटकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, शोषित कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जब वायुमंडल अवशोषित कर लिया जाता है तो क्या बोलते हैं उसे, अवशोषण कहते हैं। अब कैसे अवशोषित होता है, देखो वायुमंडल के अंदर मौजूद बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे आप देखोगे O2 होता है, O3 होता है, N2 नाइट्रोजन, NO2 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन भी ऑब्जर्वेशन करती है, O3 भी देखोगे तो ये कैसे होती है। देखो अगर हमें दृश्य प्रकाश की बात करें तो दृश्य प्रकाश हम कहां से कहां तक देख सकते हैं, 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोन तक हम देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं, इससे नीचे और नहीं इससे ऊपर हम नहीं देख सकते। तो अब शोषण किसका होता है, 0.2, अगर मैं बात करूं 0.9 से 1 तक क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे O3 की बात करें तो O3 में देखोगे O3 किसको अवशोषित कर लिया जाता है, तो पैराबैग्नी किरणें को, ये O3 भी पैराबैग्नी किरणें को अवशोषित कर लेते हैं। आप समझ सकते हो कि जो ऑब्जर्वेशन या अवशोषण क्या है, जो सूर्य ताप जब निकलती है सूर्य से, अब वो वायुमंडल के घटकों से को पार करती है, और जब वायुमंडल के घटके उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो अवशोषित सबसे ज्यादा जलवाष्प से होता है। अवशोषित किससे होता है सबसे ज्यादा, तो जलवाष्प से सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अवशोषित होता है, जलवाष्प से सबसे ज्यादा अवशोषित होता है, ये आप समझ सकते हो, ये जलवाष्प से सबसे ज्यादा अवशोषित होता है। तो ये आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। ये बहुत अच्छे से एक बात और समझ लीजिए, जब ये रेडिएशन निकलती है सूर्य से, जब रेडिएशन निकली सन से, ठीक है, ये निकली 27% ये क्लाउड रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या है, क्लाउड। उसके बाद और नीचे आओ तो आपको आ जाएगा 35% देख लो एल्बिडो के रूप में, किसके रूप में, एल्बिडो के रूप में, एल्बिडो। उसके बाद आप देखोगे नीचे आओगे 14% किसके रूप में, 14% आप देखोगे एल्बिडो के अलावा अवशोषण किया जाता है, अवशोषण, एवोपरेशन या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है, किसको, मतलब ये अवशोषण कर लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है, टोटल हो जाता है 49%। ये क्या होता है, बिना एनर्जी दिए वापस, मतलब ये क्या अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है। बचता 51% सूर्य ताप पृथ्वी पर पहुंचती है, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, ये सबसे ज्यादा जो जलवाष्प होता है किससे, तो सबसे ज्यादा जलवाष्प से ही मतलब अवशोषण होता है। तो इस टाइप से हमने देखा इस टॉपिक को। आई होप आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अब ऊष्मा बजट मतलब हीट बजट पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा।